दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा भले ही न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा इस चुनाव की तैयारियां संकेत दे रही हैं कि इस बार एनडीए के लिए सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और राज्य की 243 में से 38 सीटें ऐसी हैं जिन पर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच बंटवारे की लड़ाई होनी तय है। इस बात की बेचैनी सबसे ज्यादा एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रही जेडीयू में है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है कि पार्टी उन सीटों पर दावा करेगी जहां पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों का प्रदर्शन शानदार रहा था। आपको याद दिला दें कि पिछले चुनाव में लोजपा ने जेडीयू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उस समय चिराग पासवान ने बागी तेवर दिखाते हुए एनडीए से अलग होकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी में कोई फूट नहीं थी, यानी कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस एक साथ थे। ऐसा माना जाता है कि विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के पीछे चिराग पासवान बड़ी वजह बने थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जेडीयू की कई सीटों पर हार में लोजपा की बड़ी भूमिका रही थी, जबकि वह चुनाव में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। वहीं 2023 में लोजपा रामविलास एनडीए में वापस आ गई और इसका फायदा चिराग को मिला, क्योंकि उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा उन सभी पर जीत हासिल की और चिराग मोदी सरकार में मंत्री बन गए। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठकों में चिराग पासवान आक्रामक रुख अपना सकते हैं। जेडीयू को 2020 का विधानसभा चुनाव अच्छी तरह से याद है, इसलिए जेडीयू चिराग पासवान को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। जेडीयू के एक नेता ने बताया कि एनडीए में लोजपा रामविलास के होने से एनडीए के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा करना मुश्किल होगा। हालांकि पार्टी का यह भी कहना है कि सहयोगी दलों के बीच आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा होगा। लोजपा रामविलास 8 जून से बिहार के अलग अलग इलाकों में बैठकें करेगी। इसका संकल्प सभा नाम दिया गया है। 19 मई को चिराग पासवान ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उनसे अपने पिता रामविलास पासवान को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया था। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। वहीं प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के भाग लेने की चर्चा का समर्थन कर दिया है। प्रशांत किशोर का मानना है कि चिराग पासवान की भागीदारी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि वह जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। अगर चिराग पासवान राज्य की राजनीति में अधिक सक्रिय होते हैं तो वह बिहार के लिए फायदेमंद होगा। उनकी राजनीतिक शैली अलग है, क्योंकि यह सामान्य जाति और धार्मिक विभाजन से अलग है। प्रशांत किशोर के अनुसार चिराग पासवान का सियासी नजरिया राजनीतिक क्षेत्र में दूसरों के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है। इस तरह की रणनीति बिहार में अधिक समावेशी शासन की ओर ले जा सकती है। प्रशांत किशोर का मानना है कि यह कदम अन्य राजनेताओं को भी इसी तरह की समावेशी रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो राज्य के विकास के लिए फायदेमंद होगा। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि पासवान की सक्रिय भूमिका युवा पीढ़ी को विभाजनकारी मुद्दों के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह बदलाव राज्य के भीतर अधिक गतिशील और दूरदर्शी राजनीतिक संस्कृति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अब आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि कैसे एक विरोधी नेता, जो चुनावी रणनीतिकार भी है, अपने विरोधी चिराग पासवान की खुलकर तारीफ ऐसे समय में कर रहा है जब चुनाव सर पर है। इसका मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर की यहाँ कोई ना कोई रणनीति जरूर है। मतलब कि चिराग पासवान को चने के झाड़ पर चढ़ाकर नीतीश कुमार को कमजोर करना, जो कि बीजेपी की बिहार में पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से ही प्रशांत किशोर को बिहार के चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसकी पूरी फंडिंग बीजेपी करती है। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान का चुनाव लड़ने का फैसला एक संभावित गेम चेंजर है। चुनावी दौड़ में उनके शामिल होने से पारंपरिक मतदान पैटर्न और गठबंधन बदल सकते हैं। राज्य की राजनीति में चिराग पासवान की भागीदारी से नए दृष्टिकोण और विचार सामने आने की उम्मीद है। कई लोगों का मानना है कि उनकी भागीदारी स्थापित राजनीतिक मानदंडों को चुनौती दे सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच नए संवाद को प्रोत्साहित कर सकती है। यह बदलाव बिहार में अधिक प्रगतिशील राजनीतिक माहौल को बढ़ावा दे सकता है। वहीं यह भी चर्चा है कि चिराग पासवान को अगर बिहार विधानसभा चुनाव में उचित सम्मान नहीं मिला तो वह एनडीए से अलग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि बढ़ती उम्र की वजह से बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का वर्चस्व कम होने लगा है, तो हो सकता है
आपका आकलन गलत हो। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का चाणक्य रूप एक बार फिर से सामने आ गया है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बढ़ती हलचल और सहयोगी दलों की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग आयोग के पुनर्गठन का काम फिर से शुरू कर दिए हैं। उच्च जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग से लेकर मछुआरा आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इन आयोगों में एक के बाद एक कई नियुक्तियां की गई हैं और उसमें नेताओं के रिश्तेदारों को जगह दी गई है। इन नियुक्तियों के जरिए नीतीश कुमार ने एक साथ कई रणनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिश की है। ये नियुक्तियां केवल पद भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सोच समझकर तैयार की गई सामाजिक और राजनीतिक इंजीनियरिंग का हिस्सा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिरता बनाए रखने के लिहाज से बहुत ही अहम है। एनडीए में दो सहयोगी दल ऐसे हैं जो अक्सर सीटों की संख्या और राजनीतिक सम्मान को लेकर असहजता जाहिर करते रहे हैं। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। चिराग पासवान ने जहां बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है, वहीं जीतन राम मांझी भी समय समय पर सीटों को लेकर दबाव बनाते रहे हैं। इन दोनों नेताओं को ठंडा करने के लिए नीतीश कुमार ने एक चतुर दाव खेला है। रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। इससे दो संकेत हो जाते हैं। एक, चिराग पासवान के परिवार को सत्ता साझेदारी का हिस्सा बनाया गया, जिससे उन्हें सुकून मिला। दूसरा, मृणाल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, अब इस पर विराम लग गया है, क्योंकि आयोग का पद संवैधानिक है। मृणाल अपने बेटे के लिए भी एलजेपी आर का टिकट अलौली से चाहते हैं। अब होगा ये या नहीं, ये आगे पता चलेगा। इस तरह जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे मांझी को सम्मान भी मिला और उनका दबाव भी नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। देवेंद्र मांझी तब चर्चा में आए थे जब उन्हें जीतन राम मांझी ने अपना पीए बनाया था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार की यह नियुक्ति नीति केवल सहयोगियों को साधने तक सीमित नहीं रही है। आयोगों में दलित, महादलित, मल्लाह समुदाय और अनुसूचित जातियों के लोगों को शामिल कर सामाजिक संतुलन भी साधा गया है। महादलित आयोग में कटिहार के मनोज कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। मछुआरा आयोग में ललन कुमार को अध्यक्ष और अजीत चौधरी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे यह साफ होता है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने में नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरण को भी मजबूत करने में लगे हैं, ताकि मतदाता को यह संदेश दिया जा सके कि हर वर्ग को सत्ता में भागीदारी मिल रही है। भले ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पर्दे के पीछे खींचतान जारी है, चिराग पासवान की आक्रामकता और मांझी की मांगें एनडीए के भीतर खलबली मचा सकती हैं, लेकिन आयोगों के जरिए किए गए ये तात्कालिक सम्मानजनक समझौते सीटों को लेकर होने वाली सियासी खींचतान पर ब्रेक लगाने का काम कर सकती हैं। नीतीश कुमार की यह रणनीति दिखाती है कि कैसे राजनीति में केवल नीतियां नहीं, पद और प्रतिष्ठान भी बड़े चुनावी हथियार होते हैं। आयोगों की नियुक्तियां महज प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दाव भी है। एनडीए में अंदरूनी संतुलन साधने के लिए नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है, वह आगामी चुनाव की सियासी जमीन भी तैयार कर रहा है। अगर यह रणनीति सफल रहती है तो नीतीश कुमार न केवल एनडीए के भीतर विवादों को नियंत्रित करने में सफल होंगे, बल्कि सामाजिक गठजोड़ के सहारे चुनावी नया पार करने की ओर भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।